हमारा शरीर हार्ड मांस, हड्डी, पसली, बोन, मसल, लिगामेंट, टेंडन, इन्हीं चीज़ों से तो बना है। हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर तो आखिरकार एक स्केलेटन है, स्केलेटन जिसमें हड्डियां हैं, हड्डियों पे मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां यानी मसल्स हैं। तो हमारे को अगर सीधे खड़े होना है, सीधे चलना है, चाल में एक लचक चाहिए और तंदुरुस्ती चाहिए, सेहत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। ये ताकत पाती हैं हमारी खुराक से। हम जो वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज, व्यायाम करते हैं, उससे भी बहुत महत्व पड़ता है कि हमारी हड्डियां और तंदुरुस्त होती हैं। तो आप बताओ कि अगर आपने कैल्शियम नहीं खाया या आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, अगर हड्डियां कमज़ोर हैं तो हड्डियां जो हैं वो टूट सकती हैं, चटक सकती है। कि हड्डी पूरी 2 हिस्सों में ना टूटी पर कम से कम उसमें एक लाइन हो गई कि हाँ जी यहाँ से क्रैक हो गई और क्रैकिंग को हम बोल सकते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। ये भी हो सकता है कि जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर हम सौ चलाते हैं, रेगमार चलाते हैं तो भुर्री निकलती है सॉडस्ट की तरह। इसी तरह जो हड्डी है वो चूर चूर होके एक भुर्री की तरह निकल रही है, जो कि स्पर बना सकती है, जो कि हमारे जॉइंट्स में रह सकती है, जहाँ जोड़ों में, जहाँ पे हमको वो एक पत्थर की तरह, कंकड़ की तरह, छोटी कंकुड़ी की तरह तकलीफ देती हो और आर्थराइटिस हो, जैसे कि आपके नीज में, हिप जॉइंट में। दूसरी ये कि हमारा हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाए, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाए और वो हल्का सा क्रैक हो जाए। तीसरा कि वो जो हड्डी है वो पूरी ही टूट जाए। और चौथा कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर दबाव दे रही है और एक हड्डी दोनों में से कोलैप्स होके, यानी कि थोड़ी सी बैठ गई और कंप्रेस हो गई तो दूसरी पे दबाव देगी। बुजुर्ग औरतें जो काफ़ी बुजुर्गी में होती हैं और कई बार वो एक डंडा लेके चल रही होती है, उनकी कमर झुकी सी होती है जिसे हम हंच बैक कहते हैं। कई बार उनके जो शोल्डर्स हैं यूं ना रह के, सीधे ना रह के, ऐसे को झुके होते हैं और हम लोग को काफ़ी अफसोस होता है। और इतनी स्ट्रेट टॉल लेडी अचानक से हाइट उनकी ऐसे हो गई, या अगर वो स्ट्रेट भी हैं तो अगर वो कह रही हैं कि पहले मेरा कद 5 फुट 5 इंच था पर अभी तो केवल 5 फुट 4 इंच या 3.5 इंच ही रह गया है, तो वो क्या हुआ? वो हड्डियां हमारी घिस गई, वो हड्डियां हमारी कंप्रेस हो गई। और कौन सी हड्डी हमारी कंप्रेस होगी? हमारी रीढ़ की तो हड्डी सबसे ज़्यादा कंप्रेस होगी, जिसे बैकबोन बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और अगर रीढ़ की हड्डी हमारी कंप्रेस होगी तो आप भी समझे कि जो सबसे ज़्यादा हमारी नसें यानी नर्व्स निकलती हैं तो वो हमारी स्पाइनल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से ही साइडों से निकलती है। तो आपने सुना होगा कि मेरी जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो एक दूसरे के साथ जम गई हैं, साइज कोलैप्स हो गया है, प्रेशर कर रही हैं, दबाव दे रही हैं नसों पे, नर्व्स पे। उसकी वजह से मेरे पाँव में झुंझुनाहट हो रही है, मुझे चमक सी लगती है, मुझे पैर में दर्द होती है, मेरी टांग के पीछे पीछे से करंट जा रहा है, शियाटिका हो रहा है। तो हड्डियाँ केवल फ्रैक्चर नहीं देती, वो कोलैप्स करके हाइट डिक्रीज करती हैं, आपका कद घटाती हैं, आपको मोड़ देती हैं थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाव के लिए। स्कोलियोसिस हो जाता है, काइफोसिस हो जाता है, टेढ़ी भी हो जाती हैं, लैटरल स्कोलियोसिस हो जाता है, नर्व कंप्रेशन हो जाता है, नर्व इंटेंगलमेंट्स हो जाती हैं, स्प्रे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। मैं तो अच्छी खासी चल रही थी, अचानक से कुछ भी नहीं हुआ, बस हल्का सा ऐसे करके लगा और मेरे तो ये कोनी जो थी हाथ की ये तो टूट गई। रिस्ट फ्रैक्चर हो गया। मैं चल रही थी, मैं अपने कुत्ते को घुमा रही थी या बच्चे ने मेरा हाथ जोर के खींचा, बस मैं तो बस दीवार के साथ ऐसे ही लगी और मेरा तो ये शोल्डर ये टूट गया। या फिर आप ये सुनेंगे कि मैं बाथरूम को जा रही थी और कुछ भी नहीं हुआ, हल्का सा पानी गिरा हुआ था, हल्का सा मेरा पैर फिसला और मैं तो गिर गई और मेरा तो हिप का फ्रैक्चर हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि हड्डी बिल्कुल उस तरह पेंसिल की तरह हो गई कि यूं किया और टूट गई। और अगर टूट गई तो अब आप बताएं कि इतनी अगर कमज़ोर हड्डी है तो उसको जोड़ना कोई आसान? तो कितनी बार कि उसके अंदर प्लेट लगानी पड़ती है, स्क्रू लगाना पड़ता है, प्रोस्थेसिस लगाना पड़ता है, यानी आर्टिफिशियल पीस लगाना पड़ता है। कई बार तो इतनी बुरी तरह से वो टूटती है कि फुल जॉइंट रिप्लेस करना पड़ता है या आधा जॉइंट रिप्लेस करना पड़ता है। अब जो हिप जॉइंट है उसके अंदर एक गोला होता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है, शोल्डर है उसको रिप्लेस करना पड़ता है, ये वाली हड्डी है ये भी जाती है। कौन कौन सी हड्डियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? तो 4 जगह हैं
हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट एंड स्पाइनल वर्टेब्रल कॉलम, जो कि 4 जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने की तकलीफ रहती है, किसी स्त्री में या किसी पुरुष में भी। फ़र्क यह है कि स्त्रियों में जो स्त्री का हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन हमको बचाता है इन किस्म की तकलीफ़ों से कि हम औरतों को कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़, हड्डियां कमज़ोर होने की तकलीफ़ बाद में हो। पर जब हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन ख़त्म हो जाता है या उसकी मात्रा कम हो जाती है या दूसरा हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन प्रबल हो जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में होता है, तो उस वक्त हमारी हड्डी को एस्ट्रोजन नहीं मिलता। कैल्शियम आएगा कहाँ से? कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसके खाने से, सेवन करने से, पीने से आपके शरीर में कैल्शियम आएगा? मिल्क यानी दूध कैल्शियम से परिपूर्ण है, पौष्टिकता से भरपूर है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, इसका सेवन करें। इससे अच्छा कोई पदार्थ नहीं है। अब आप बोलें कि मैं तो जी वेगन डाइट करती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं वेगन भी हूँ और मैं तो दूध और दूध वाले कोई भी पदार्थ का सेवन नहीं करती, तो हमें बाकी फल आहार और जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे सब्जियां, इन पर निर्भर करना पड़ेगा। कैल्शियम ग्रेन्स यानी कि अनाज वगैरह से भी मिलता है, पर उसकी मात्रा वहाँ से काफ़ी कम है। तो अमरूद होता है, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, बट जितनी मात्रा आपको दूध से मिलेगी उसके हिसाब से अगर आप तुलना कर लें तो अतुल्य है। दूध से ज़्यादा अच्छा कैल्शियम के लिए सेवन कोई और नहीं है। अब मुझे तो दूध पसंद ही नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाय में ले लेती हूँ। अच्छा फिर क्या करें? तो जाहिर सी बात है, आप दूध से बने पदार्थ लें, चाहे आप दही लें, चाहे मलाई, चाहे पनीर, चाहे उसी की खीर बना लें, चाहे आप उसी का काढ़ा बना लें, जैसे भी आपका मन करे आप उस तरह से ले सकते हैं, पर दूध का सेवन करना अति आवश्यक है। यदि आप सब्जियों पर निर्भर कर रही हैं तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। आपने देखा होगा कद्दू है, पेठा है, इसमें रहता है कैल्शियम, पर उसकी मात्रा जो दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है उसके बराबर तो नहीं होती। कई लोग हैं जो कि चिकन, मीट वगैरह का सेवन करते हैं, तो वो लोग वो भी खा सकते हैं, बट मेन सोर्स जो है वो हमारा मिल्क का है। उसने यूं ना खाई तो उसने कैल्शियम की गोली खाई। कैल्शियम सिट्रेट है, कोई कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम मैलिएट है, तो कैल्शियम पेंटोथिनेट है। कोई कहेगा कि कैल्शियम हमने दूध से निकाला है, कोई कहेगा हमने फल से निकाला है, कोई कहेगा हमने शेल से निकाला है, कोई कहेगा ऑयस्टर शेल से बना है। कैल्सलाइट, मैलाइट, इतने सारे फॉर्म्स हैं। मोटी मोटी बात है, कैल्शियम तो खाइए। सेवन करने पे आपको जो नहीं जच रहा है तो आप दूसरे प्रकार के कैल्शियम पे जाइए। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो लोग कैल्शियम खाते हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ तकलीफ रह जाती है। कोई कहता है कि मैं तो कैल्शियम खा रही हूँ, मेरा तो पेट फूल रहा है, मेरे गैस बन रही है, कोई कह रहे कब्जी होता है। सबको नहीं होती है, कुछ लोग को होती है। जिनको होती है वो भी कैल्शियम खा सकते हैं, वो दूसरे प्रकार की कैल्शियम लें, एक दिन छोड़ के कर लें, हफ्ते में 2 बार खा लें, कुछ तो खाइए। अब आगे बात है कि कैल्शियम अगर हमारे शरीर में कम है तो हमने कैल्शियम का सेवन कर लिया, विटामिन डी कम है तो विटामिन डी का हमने सेवन कर लिया, उसकी गोलियां आती हैं, उसकी पाउचेस, सैशे आते हैं, उसके इंजेक्शन आते हैं, वो पीने के लिए भी आता है, हर प्रकार से है। कितना लेना है, कितनी मात्रा है, कौन से टेस्ट कराने हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी है, बोन डेंसिटी, एक्सरे, आप अपने शरीर में क्या बदलाव ला सकते हैं की वजह से आपके शरीर की हड्डियां तंदुरुस्त हों। कैल्शियम तो खाया ही जा सकता है। आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो ब्रिस्क वॉकिंग करिए, कम से कम 20 मिनट हफ्ते में 3 बार तो आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। वो ना हो तो वर्जिश करें, आप कार्डियोटोनिक एक्सरसाइजेस करें और वज़न थोड़े थोड़े उठाएं। वज़न उठाने से भी जैसे जैसे आप वज़न उठा रही हैं, मांसपेशियां आपकी तंदुरुस्त हो रही हैं, वो मांसपेशियां भी वो कैल्शियम को आपकी हड्डी में गढ़ने में, जुड़ने में मदद देती हैं। और आप जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। केवल प्राणायाम करने से, मेडिटेशंस, डी स्ट्रेसिंग एक्सरसाइज से हड्डियां नहीं स्ट्रांग होती, आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। कुछ और भी चीज़ें हैं, कई बड़े बड़े टेस्ट हैं जैसे कि बोन डेंसिटी या एक्सरे, हड्डियों का एक्सरे करा जाता है देखने के लिए कि कितनी खाली है, बोन डेंसिटी करते हैं तो भी पता चलता है। 2 बड़े शब्द हैं, ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपिनिया यानी कि हड्डी जो है वो कम हो रही है पर इतनी नहीं गली है। तो अगर नॉर्मल बोन है और ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसके बीच में ऑस्टियोपिनिया है, यानी कि
हड्डी कम हुई है पर इतनी कम नहीं हुई है कि बिल्कुल ही टूट जाए। अब जिसको ऑस्टियोपीनिया है उसको भी दवाइयाँ खानी होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को भी खानी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कुछ और दवाइयाँ भी होती हैं, जो कि कुछ दवाइयाँ हैं जो हफ्ते में एक बार खानी होती हैं, कुछ हैं जिसकी ड्रिप तक लगानी पड़ती है, कुछ है जिसका नाक में स्प्रे करना पड़ता है। हड्डियों में आमतौर पे कब बदलाव आता है? जब हम बड़े हो रहे होते हैं, एडोलेसेंट गर्ल हो रहे होते हैं, प्यूबर्टी हो रही होती है, तब उस वक्त हमारे जो शरीर है, हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, बलवान होती जाती हैं, तंदुरुस्त होती जाती हैं, और वो जितनी लंबी होनी होती है, जितनी चौड़ी होनी होती है, जितनी फूलनी होती हैं, जितना उसके अंदर बोन मैरो वगैरह गुर्दा भरना होता है, वो सब भरा जाता है। तो हड्डियों के अंदर हीमोग्लोबिन जो हमारा खून होता है, वो उसका एक डिपॉजिट होता है, उसकी खान होती है। तो आयरन जो होता है हमारे शरीर का, वो उधर भी जाके डिपॉजिट होता है। पर जो हड्डियाँ होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं, जो कि मिनरल्स हैं, और ये महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, इसलिए इनको मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं। यानी मैक्रो जो महत्वपूर्ण है और जो ज़्यादा हमको तादाद में चाहिए होते हैं। पर हड्डियों पे कब जोर पड़ता है, कब ऐसा परिस्थिति आती है कि हमारी हड्डी तनाव में आ सकती है, हमारी हड्डी स्ट्रेस में आ सकती है और हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर पड़ सकती हैं? सबसे पहली परिस्थिति कब हो? जब आप माँ बनेंगी तो आपका बच्चा आपकी कोख में है। जो बच्चा आपकी कोख में है वो किससे खुराक पा रहा है? आप ही से खुराक पा रहा है। आपके खून से, आपकी हड्डियों से ही तो वो कैल्शियम ले रहा है। तो उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप कैल्शियम खाएं और कैल्शियम वाले पदार्थ खाएं या कैल्शियम वाला खाना खाएं, जिससे कि कैल्शियम आपके शरीर में आप ज़्यादा ग्रहण करें और वो कैल्शियम आपके शरीर की हड्डियों में जाके जमे यानी डिपॉजिट हो, और जब बच्चे को उसकी आवश्यकता हो तो वो वहाँ से ले और आपके शरीर में कोई कमी ना हो। कि जो 9 महीने गर्भ के होते हैं उसमें पहले 3 महीने को छोड़ने के बाद, यानी कि जो बाकी के 6 महीने होते हैं, उसमें डॉक्टर आमतौर पे कहते हैं कैल्शियम की गोली खाइए, आयरन की गोली खाइए। तो कैल्शियम का लेना देना है बोन की तंदुरुस्ती के साथ, आयरन का कोई लेना देना नहीं है बोन की तंदुरुस्ती के साथ। पर जो आयरन होता है, जो हमारे शरीर में हम गठा के रखते हैं, जिसे बांध के रखते हैं, जो हमारा डिपॉजिट है, हमारी खान है, हमारा स्टोर है, हमारा स्टोर हाउस है, वो जो है उसकी एक जगह स्टोर होने की बड़ी बड़ी जो हड्डियां होती हैं उसके अंदर, जो बोन मैरो हो उसके अंदर होता है। तो जो हमारी हड्डियां हैं वो उस वक्त थोड़ा सा तनावग्रस्त होती हैं, और उससे भी ज़्यादा तनावग्रस्त आप बताएं कब होती होंगी? जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए, यानी कि ऊपरी कोई खुराक नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा किससे खुराक पा रहा है? माँ से। स्तनपान करना बहुत ही आवश्यक है। उस स्तनपान से ही तो छोटे बच्चे को कैल्शियम की खुराक भी मिलेगी। तो वो जो खुराक है वो देनी ज़रूरी है। उस वक्त कैल्शियम का खाना प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तब तक आपको कैल्शियम की गोली लेनी है। आमतौर पे क्या होता है, डॉक्टर के पास गए, डिलीवरी हुई, उन्होंने 3 हफ्ते या 6 हफ्ते की या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की दवा दे दी और उसमें कहा आयरन कैल्शियम लीजिए। इसलिए जो खुराक हमको कैल्शियम की मिलनी चाहिए उस पर कहीं ना कहीं आनाकानी हो जाती है, नज़रअंदाज कर देते हैं और हम कैल्शियम नहीं खाते। तो फिर होता क्या है कि हम बच्चे को दूध पिलाते जा रहे हैं, बच्चा हमसे अपनी खुराक ले रहा है जिसमें कैल्शियम हमारी हड्डियों से बच्चे में जा रहा है और हमारी हड्डियां कमजोर हो गई। बहुत से लोग भारत देश में अपने बच्चे को 2-2, 3-3 साल तक स्तनपान करते हैं। देखिए, स्तनपान आप करना चाहते हैं तो कायदे से बच्चे को तो आपका स्तनपान पहले 4 महीने ही सबसे ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद आप चाहें तो 2 महीने और यानी 6 महीने तक करें। चलिए 1 साल तक भी कर लिया। जब बच्चे के 9 महीने पे दांत आने लगते हैं तो आपको स्तनपान रोक देना चाहिए। और केवल स्तनपान पे अगर बच्चा आप पर निर्भर है तो फिर आप और भी ज्यादा, आपका जो बच्चा है वो आपसे कैल्शियम लेता जा रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। एक दिन आप आएंगे, कहेंगे मेरी पीठ में दर्द है, नीचे की तरफ पीठ में दर्द है, टांगों में दर्द है, मैं हमेशा थकी रहती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ मेरे हाथों पैरों जोड़ों में हर वक्त दर्द रहती है, ऐसी थकान क्यों है, मैं तो पूरी खुराक खाती हूँ पर कैल्शियम नहीं है। या आप बच्चे को इतना ज़्यादा लंबा दूध पिला रही हैं कि आपका शरीर अब उसको दूध पिलाने के लिए कुदरती बना ही नहीं था, पर आप पिलाए जा रहे हैं, बच्चा लिए जा रहा है, बच्चा को खुराक भी और चाहिए, ऊपर का खाना वो खाए ना खाए पर आपसे तो ले रहा है।
तो ये 2 समय, गर्भावस्था और गर्भावस्था के बाद स्तनपान की अवस्था, जिसमें आपके शरीर की हड्डियां कमज़ोर होती हैं। जब हम लोग 40 की उम्र को पार कर लेते हैं तो मैंने कई बार कहा था मेनोपॉज की जो परिस्थिति है वो आती है, वो आमतौर पे 47 साल की उम्र पर आती है। उससे 5 से 7 साल पहले ही कई लोगों की माहवारी गड़बड़ाने लगती है। अब किसी को तो नहीं मालूम कि 44 साल पर आएगी, कि 45 पर आएगी, कि 50 पे आएगी, कि 52 पे आएगी। मेनोपॉज की अवस्था, मेनोपॉज यानी 1 साल पहले से ही हमारे महीने आने बंद हो गए। तो हमें तो नहीं पता ना कि मेनोपॉज आ गया, वो तो हम पीछे मुड़ के देख सकते हैं कि हाँ 1 साल पहले मेरे महीने बंद हो गए थे। पर मेनोपॉज से पहले जो 2-3 साल पहले ही अटपटाहट होती है, वो जो अटपटा परिस्थिति है वो परिस्थिति 3 साल से 5 साल पहले आ सकती है। और ये जो समय है जिस वक्त हम सोचते हैं अरे पता नहीं क्या हुआ, हमें तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो महीने आ ही रहे हैं, पता नहीं मेरे तो महीने बिल्कुल सही है, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम ले लो, 40 की मैं हुई नहीं, डॉक्टर का मन करा कैल्शियम भी खाओ, आयरन भी खाओ, ये भी करो वो भी करो, तक आपका मेनोपॉज होता है और आपको पता चलता है। तो उससे पहले जो ये 3 से 7 साल की जो परिस्थिति है उसमें आपको और मुझे नहीं मालूम, पर हमारी हड्डी गल गल के 30% तक हमारी हड्डी पेशाब के रास्ते यानी कि यूरिन के रास्ते कैल्शियम निकल के खत्म हो चुका है। तो जब तक आपका मेनोपॉज हुआ और जब तक आप डॉक्टर के पास गए और उसने राय दी और आपने सोचा अच्छा ठीक है मैं कैल्शियम खा लूँ, अब तो मैं 50 की हो गई, चलो डॉक्टर कहते हैं मैं सोच रही हूँ खाऊं नहीं खाऊं, नेचुरल खाने खा लूँ, तब तक आपकी 30% कम से कम हड्डी खत्म हो चुकी है। कि विटामिन डी आखिरकार चीज़ क्या है और हम क्यों लें? हड्डी जो है वो कैल्शियम से बनती है। कहीं ना कहीं रास्ते में जैसे कि एक रिले रेस नहीं होती कि एक ने एक को दी चीज़, एक ने एक को दी, फाइनली वो जाके वो रेस को जीते जब उन्होंने वो उस रिबन को पार कर लिया। तो इस पूरे रास्ते में जिसमें कि कैल्शियम हम मुंह से खाते हैं और कैल्शियम जब जाके हड्डी में जमती है, उसके बीच में कई सारे रिएक्शंस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, केमिकल इक्वेशंस होते हैं, एंजाइम्स आते हैं, उसमें एक विटामिन भी आता है और विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का भी कई सारे रूप है, विटामिन D1, D2, D3। हम लोगों को D3 वाला विटामिन मार्केट में मिलता है। विटामिन D3 हमको उस रूप में दिया जाता है कि अगर हम उसे खाएं और हमारे शरीर में कैल्शियम जा रहा है तो वो कैल्शियम जाके सीधे हड्डी में ही जुड़े, न कि व्यर्थ होके बेकार होके बिना इस्तेमाल हुए हमारे शरीर से पेशाब के रास्ते बाहर चले जाए, या अन्यथा वो इस्तेमाल तो हुआ नहीं हड्डी में जुड़ने के लिए, पर वो कैल्शियम इधर उधर डोलता रहा और जाके उसने पथरी बनाई। चाहे उसने पथरी आपकी पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर में बनाई, या उसने आपके गुर्दे यानी किडनी में जाके बनाए, या पेशाब के रास्ते में, या यूरेटर में, या पेशाब की थैली में। जिस कारण हमने कैल्शियम खाया वो तो या तो व्यर्थ हो गया या गलत जगह इस्तेमाल हो गया और हमारी हड्डियां वैसी की वैसी रह गई। तो अगर हम विटामिन डी नहीं खाएंगे तो कैल्शियम जो हम खा रहे हैं वो बेकार हो जाएगा। और कैल्शियम एक बड़ा डेलिकेट सा केमिकल है जो कि हम खाते हैं। तो किस चीज़ के साथ कैल्शियम खाया जाए, किस चीज़ के साथ ना खाया जाए। आप कैल्शियम हो या मल्टीविटामिन हो या आयरन की टैबलेट हो, हम 3 टैबलेट लेते हैं, 1 2 3 तीनों मुंह में डाली खा ली। अब हमें पता ही नहीं, किसी ने हमें बताया नहीं कि कैल्शियम को इस विटामिन के साथ खाओगे तो कैल्शियम तो आधा हमारा शरीर लेगा ही नहीं, वो तो वैसे ही व्यर्थ हो गया। और कैल्शियम की जितनी पौष्टिकता थी, जितनी मात्रा हम डाल रहे थे, वो आधा तो बर्बाद हो गई। तो ये बातें आपके डॉक्टर को समझानी चाहिए कि इस दवा के साथ कैल्शियम मत खाओ, इसके साथ इतने घंटे का अंतराल यानी कि टाइम डिफरेंस रखिए, या कैल्शियम जो है इस समय पर खाइए, दूसरी दवाइयों से अलग खाइए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जानने के लिए। अब आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय, शबा खैर।